आरबीसी की कल अपन ने संरचना देखी थी ना कि आरबीसी उभयवतलाकार होती है और उसकी जो शेप है वो कैसी होती है, उभयवतलाकार, और साइज 7.4 माइक्रोन। और 3 अपन ने आरबीसी में क्या देखे थे, चेंजेस। अरे कर सकते हो ना 3 तरीके से कि यदि आप आरबीसी को अति प्रासरणीय विलयन में रखेंगे तो वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। अल्प में रखोगे तो फट जाएगी। और सिकल सेल एनीमिया में हसियाकार हो जाएगी। ऐसा पढ़ा था ना। चलो नेक्स्ट अपन देखें तो आरबीसी का जो कार्य है, आरबीसी का कार्य वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना। आरबीसी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब ये ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करती है तो उसको देखिए। आपका जो रक्त है उस रक्त के अंदर क्या है, आरबीसी है। भाई रक्त की कणिका है तो रक्त में है, तो रक्त में अपन ने कहा क्या है, आरबीसी है। और इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का मतलब एचबी। आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। अब आप कहते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बोलते हो ना आप ऐसा कि रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक्चुअली कहाँ मिलता है, तो अपन कहते हैं आरबीसी के अंदर। कहाँ मिलेगा, आरबीसी के अंदर। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर प्राथमिक तत्व आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। देखो रक्त में क्या है, आरबीसी। रक्त में क्या है, आरबीसी। आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। अरे है या नहीं। और इस हीमोग्लोबिन में एक धात्विक तत्व है क्या, आयरन। अब आप जानते हैं कि आयरन जो होता है उस पे जो चार्ज होता है वो होता है 2+। अरे होता है या नहीं। आयरन क्या है, एक धातु है। और धातु आप किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे वो क्या होती है, धातु होती है। या जो धनायन का निर्माण करे वो क्या होती है, धातु होती है। अब आयरन जो है ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और त्याग करने की वजह से इस पे कितना चार्ज होता है, 2+ का चार्ज होता है। अरे जो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा वो धनायन बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही उस पे धनावेश आएगा। ऐसा होता है ना। अब यहां पर देखो, आप जब शोषण करते हैं तो ऑक्सीजन लेंगे। भाई शोषण का मतलब क्या है, आप कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में गई। फेफड़ों के अंदर जो कुपिकाएं होती हैं जहां से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। भाई फेफड़ों के अंदर एल्वियोलीज होती हैं, कुपिकाएं होती हैं। और उन कुपिकाओं के अंदर जाकर वो ऑक्सीजन फिल हो जाती है। और उस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, 2- होता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक अधात्विक तत्व है, अधातु है ना। जबकि आयरन क्या है, धातु है। अब यहां पर क्या हो रहा है, Fe पे तो क्या है, प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे या नहीं। भाई जब विपरीत चिन्ह होते हैं, है ना, एक दूसरे के अपोजिट साइन होते हैं तो उनके मध्य अट्रैक्शन होगा, उनके मध्य आकर्षण होगा।
अब ये Fe क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचेगा और खींचकर इस ऑक्सीजन को Hb के साथ जोड़े देगा। किसके साथ जोड़ देगा, Hb के साथ जोड़े देगा। यानी हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ी, ऑक्सीजन। और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहां पर जो हीमोग्लोबिन का आयरन है उसने फेफड़ों से ऑक्सीजन को ट्रैप किया और ट्रैप करके उसे अपने साथ जोड़े लिया। अब हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने ऑक्सीजन ली वो आपके रक्त में घुल गई। अरे घुली या नहीं, कैसे, क्योंकि हीमोग्लोबिन है किसमें, आरबीसी में। आरबीसी किसमें है, रक्त में, तो वो ऑक्सीजन किसमें आ गई, रक्त में आ गई। अरे आई या नहीं। अब ऑक्सीजन यदि रक्त में आ गई तो रक्त जो है वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। अरे आपके हर कोशिका, हर ऊतक, हर अंग तक ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से ही संभव है। क्यों, क्योंकि रक्त हर अंग, हर कोशिका और हर ऊतक तक पहुंचता है। आपकी पूरी बॉडी में रक्त की क्या होती है, सप्लाई होती है। अब यदि रक्त की सप्लाई होगी तो उस रक्त में साथ में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भी क्या होगी, सप्लाई होगी। तो आपके ऊतकों तक, या मैं बोलूं कि आपकी हर कोशिका, हर ऊतक, हर अंग तक जो रक्त जाएगा वो रक्त जाएगा जिसमें क्या घुली हुई होगी, ऑक्सीजन। यानी आपके ऊतकों तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो किस रूप में पहुंचती है, तो आप कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किस रूप में जाती है, आपके एलडीसी में मान लो क्वेश्चन आए कि ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन कोशिका, ऊतक और अंगों तक किस रूप में होता है, तो आप कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। और वो ऑक्सीजन किसकी मदद से जुड़ी, तो आप कहेंगे आयरन की मदद से जुड़ी। क्योंकि आयरन पे ऋणात्मक आवेश जो है वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि खुद आयरन क्या है, धनात्मक है, तो वो ऋणात्मक को अपनी ओर खींचेगा। यानी ऑक्सीजन को अपनी ओर ट्रैप करेगा और करके उसे किसके साथ जोड़ देगा, हीमोग्लोबिन के साथ जोड़े देगा। अब आपसे ये पूछे कि रक्त का धात्विक तत्व बताओ, आयरन है किसमें, हीमोग्लोबिन किसमें है, आरबीसी किसमें है, तो रक्त में कौन सी धातु है, आयरन है या नहीं, अरे है ना। हीमोग्लोबिन का धात्विक तत्व बताओ, आयरन। अब आपने ऊपर एक लाइन लिखी कि आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब आप एक चीज सोचो, यदि ये आरबीसी होती नहीं तो क्या एच बी होता, एच बी नहीं होता तो आयरन होता, आयरन नहीं होता तो ऑक्सीजन कोई पकड़ पाता, और ऑक्सीजन बॉडी में जाती क्या, नहीं जाती ना। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से हो रहा है, और कर कौन रहा है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन, और उसका आयरन ऑक्सीजन को पकड़ रहा है। बात समझ में आई क्या। जनरल जब आप श्वसन करते हैं तो आप जो ऑक्सीजन लेते हैं ना वो आपके फेफड़ों तक जाती है। कहां तक जाती है, फेफड़ों तक, लंग्स में जाएगी, लंग्स की कुपिका में जाएगी। अब लंग्स से उसे पूरी बॉडी में जाना है या नहीं, अब जाने के लिए उस ऑक्सीजन को जुड़ना पड़ेगा किसके साथ, और उसे जोड़ेगा कौन, आयरन। आयरन उसे हीमोग्लोबिन के साथ जोड़े देगा, मतलब रक्त में घोले देगा। और रक्त में यदि ऑक्सीजन घुल गई तो वो रक्त के साथ पूरी बॉडी में पहुंचे जाएगी। अरे बात में, और उसे ही अपन बोलेंगे ऑक्सीजन का परिवहन। एक चीज ध्यान रखना बेटो,
कि ऑक्सीजन का O2 का 99% परिवहन, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन का 99% परिवहन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट माना जाता है। किसको, हीमोग्लोबिन को, यानी Hb को। कारण क्या है कि आप जितनी भी ऑक्सीजन लेंगे वो 99% जो है उसका पूरी बॉडी में परिवहन कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। और ये हीमोग्लोबिन होगा किसके पास, इसलिए आरबीसी का कार्य क्या हुआ, O2 का परिवहन करना। अब आप कहोगे 99% यदि Hb से हो रहा है तो 1% किससे होगा, तो 1% होगा रक्त प्लाज्मा से। किससे होगा, रक्त प्लाज्मा से। तो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का 99% परिवहन तो करता है हीमोग्लोबिन, और 1% जो रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है उसके द्वारा होगा। अरे बात समझ आ रही है या नहीं। दूसरी चीज सुनो, ये जो Hb है ये एक टाइम में 4 ऑक्सीजन अणुओं से बाइंड हो सकता है। कितने ऑक्सीजन अणुओं से, 4 से। यदि आपसे ये पूछे कि हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ सकता है, तो आप क्या आंसर देंगे, आप कहेंगे 4 ऑक्सीजन अणुओं से जुड़ सकता है। कितने ऑक्सीजन अणुओं से, 4 ऑक्सीजन अणुओं से वो बाइंड हो सकता है। अब यहां पर देखो, एक बात तो अपन ने की कि जो Hb है वो आपके ऑक्सीजन से बाइंड होता है और बाइंड होकर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में O2 का परिवहन होता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। और ये क्वेश्चन आपके एलडीसी में यहां से पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होकर कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो जाए, किससे बाइंड हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO का मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होकर किससे बाइंड हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो रहा है, तो ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक विषाक्त यौगिक होता है। क्या होता है, विषाक्त यौगिक होता है, और उसकी वजह से व्यक्ति की डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति मर सकता है। कब, यदि हीमोग्लोबिन किससे बाइंड हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो जाए या उसके साथ जुड़ जाए। जुड़ना किसके साथ चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। यहां जुड़ किसके रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और बन क्या रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपने एक चीज सुनी होगी कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि आप बंद कमरे में अंगीठी जलाओगे तो वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और CO की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं होगा, और बाइंड हो जाएगा वो किसके साथ, CO के साथ, और बाइंड होकर बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और उसके बनने से बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, और नहीं होगा तो व्यक्ति की दम घुटकर मृत्यु हो जाएगी।
एक चीज समझिए कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी पड़ा है सामने और सीओ भी पड़ा है, तो इसको ज्यादा लगाव होता है सीओ से। एचबी को बड़ा प्रेम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये कार्बन मोनोऑक्साइड से 230 गुना ज्यादा जुड़ना पसंद करता है ऑक्सीजन की तुलना में। यदि एचबी के सामने दोनों गैस है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो उसे ज्यादा प्रिय होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों होगी? क्योंकि उसके साथ जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से 230 गुना क्या है, ज्यादा है। इसलिए आपको गलती से भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि हीमोग्लोबिन को यदि सीओ दिखा तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा और छोड़कर किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़े जाएगा। और बनना चाहिए था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ताकि ऑक्सीजन का क्या हो, परिवहन। और बॉडी में बन क्या जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, फिर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। और व्यक्ति को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी दम घुटकर क्या होगी, मृत्यु होगी। मेरी बात समझ में आई क्या? तो यदि आपसे कहे कि बंद कमरे में अंगीठी क्यों नहीं जलानी चाहिए, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि वहां कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा और उसकी वजह से व्यक्ति की दम घुटकर क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। समझे बात को? अब मैं यहां एक आपको कंसेप्ट दूं कि यदि कोई व्यक्ति सीओ के कारण बेहोश हो जाए, यदि कोई व्यक्ति सीओ के कारण क्या हो जाए, बेहोश हो जाए, अब उस व्यक्ति को कैसा शोषण करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे आप पढ़े लिखे बच्चे हो और आपके कोई एंटायर इन्वायरमेंट में कोई व्यक्ति सीओ के कारण क्या हो गया, बेहोश हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? या तो आप मुंह से पंपिंग करो, उसे ब्रीथिंग दो, है ना। और आदमी सूगलो है तो मत दो, हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले जाकर वहां पर आप उसे कृत्रिम श्वसन दो। कैसा श्वसन? कृत्रिम श्वसन। यदि आप उसे वहां लेके जाएंगे तो वहां पर उसे आपको क्या देना है, कृत्रिम श्वसन देना है। कैसा श्वसन है? कृत्रिम श्वसन। और ये जो कृत्रिम श्वसन है ये किसका दिया जाता है? तो 95% ऑक्सीजन, 95% ऑक्सीजन प्लस 5% CO2। 95% ऑक्सीजन और 5% क्या दिया जाएगा, CO2 गैसों के मिश्रण का शोषण दिया जाएगा। किसको? उसको जो सीओ के कारण क्या हुआ है, बेहोश हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बेहोश हो रहा है तो उस व्यक्ति को 95% ऑक्सीजन और 5% CO2 गैसों के मिश्रण का कृत्रिम शोषण करवाया जाता है। यदि वो समय पे हो गया तो वो व्यक्ति बच सकता है, वरना उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा और उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो आपने दो चीजें देखी हैं। एक तो आपने देखा कि एचबी जो है वो किसके साथ बाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और होना भी चाहिए। कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है, 4 के साथ। और एचबी यदि ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन होगा। अरे होगा या नहीं? अब यदि ये कुछ ज्यादा ही भारी हो गया ना रे।
चलो, इतनी बात समझ आई क्या? आ गई? सबको आ गई? अब यहाँ एक चीज और देखो आप, ये जो Hb है, ये Hb ओजोन के साथ भी बाइंड हो सकता है। किसके साथ बाइंड हो सकता है? ओजोन के साथ। ओजोन क्या है? ओजोन है O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। जब आपकी ऑक्सीजन वायुमंडल में बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चली जाए, है ना, तो वो स्वतः ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। आपकी ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है वायुमंडल में? 20.29%, जिसे नियर अबाउट 21% माना जाता है। कितना माना जाता है? 21%। अब वो ऑक्सीजन यदि पृथ्वी से 20 से 32 किलोमीटर ऊपर की ओर चली जाए, कितनी? 20 से 32, तो वो खुद किस में बदल जाती है? ओजोन में बदल जाती है। दूसरा, यदि आपको प्रयोगशाला में ओजोन बनाना हो, तो उसे आप एक डिस्चार्ज ट्यूब से नवजात ऑक्सीजन को निकालकर बना सकते हैं। यदि नवजात ऑक्सीजन को एक डिस्चार्ज ट्यूब से निकाला जाए, तो उससे ओजोन गैस का क्या होता है? निर्माण होता है ना। ओजोन की ऊपर लेयर है जो आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देती है। अरे देती है या नहीं? यदि अपनी पृथ्वी पर सीधी यूवी आ जाए, तो उससे स्किन कैंसर जैसा रोग हो जाता है। ये ओजोन के बारे में ध्यान रखना। और जो चांदी होती है, सिल्वर, उसका काला होना, उसका कारण भी क्या होता है? ओजोन होता है। ओजोन की वजह से चांदी क्या हो जाती है? काली हो जाती है। वरना चांदी और सोना ऐसी धातुएं हैं जो बहुत कम क्रियाशील हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करती। इसलिए जो आभूषण बनते हैं वो सोने और चांदी के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो किसी अन्य के साथ क्रिया नहीं करते, पानी वगैरह से क्रिया नहीं करते। जैसे महिलाएं नॉर्मली आभूषण पहनती हैं, है ना, कभी नहाती भी होंगी, पानी के संपर्क में आती हैं, लेकिन उनका सोना कभी खराब ही नहीं होता। यदि वो डुप्लीकेट है तो अलग बात है, वो तो हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल सोना जो है वो पानी के साथ क्रिया नहीं करता है, चांदी भी नहीं करती है। आगे बात समझे? इसलिए आभूषण सोने और चांदी के बनाए जाते हैं। अब यहां देखो, यदि आपका Hb ओजोन से क्रिया करे, किससे क्रिया करे? ओजोन से, तो उससे बनेगा मेथ हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? मेथ हीमोग्लोबिन। ये आपकी पूर्व में एलडीसी का रहा है क्वेश्चन। यदि हीमोग्लोबिन ओजोन के साथ जुड़ जाए तो बनने वाला यौगिक क्या होगा? मेथ हीमोग्लोबिन। तो मेथ हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? ये Hb किससे जुड़ा है? ओजोन से। क्या मेथ हीमोग्लोबिन बनेगा तो O2 का परिवहन होगा क्या? नहीं होगा। यहां पर भी O2 का परिवहन नहीं होगा, लेकिन ये उतना घातक नहीं है जितना घातक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बनना है। ये घातक क्यों नहीं है? क्योंकि Hb को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी, वो इस ओजोन को छोड़ देगा और किससे बाइंड कर जाएगा? ऑक्सीजन से, और वापिस बना लेगा क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन यदि आपका हीमोग्लोबिन CO से जुड़ा, तो अब ये CO को नहीं छोड़ेगा। ये छोड़ेगा किसको? ऑक्सीजन को, है ना। और ऑक्सीजन को छोड़ देगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो बॉडी में O2 का परिवहन भी नहीं होगा। इसलिए विषाक्त यौगिक किसको माना जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को माना जाता है। इतनी बात सबके समझ आई क्या? आज अपन ने जो क्लास चालू की, उस क्लास में अपन बात कर रहे थे आरबीसी के कार्य की। किसकी बात कर रहे थे? आरबीसी के कार्य की। और कार्य क्या होता है आरबीसी का? है ना। और वो ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से हो पाता है? और हीमोग्लोबिन है किसमें? आप इसको कैसे ध्यान रखें? आप ऐसे ध्यान रखो, रक्त में क्या है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन पे कैसा चार्ज, और जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उस पे
तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, उससे Hb किससे जुड़ेगा, क्या बनेगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आपकी कोशिका उत्तक अंग वहां तक O2 का क्या होगा, प्रीवैन होगा। अरे होगा या नहीं, हो जाएगा ना। और Hb का एक अणु कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है, 4 के साथ बाइंड हो सकता है। और Hb किससे जुड़ सकता है, तो आप कहेंगे CO से भी जुड़ सकता है। और यदि CO से जुड़ा तो क्या बनेगा, और इसके अतिरिक्त किससे जुड़ सकता है, तो ओजोन से भी जुड़े सकता है। इतनी बात क्लियर, तो लिखो आरबीसी का कार्य, आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। लाइन चेंज करके लिखो, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन कोशिका उत्तक व अंगों तक, ऑक्सीजन का परिवहन कोशिका कोमा उत्तक व अंगों तक, ऑक्सीजन का परिवहन कोशिका उत्तक व अंगों तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अंडरलाइन करो। आपकी कोशिकाओं तक, उत्तकों तक और अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होगा, लाइन चेंज करके लिखो, रक्त की आरबीसी में, रक्त की आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त की आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका धात्विक तत्व है, जिसका धात्विक तत्व आयरन होता है, जिसका धात्विक तत्व आयरन होता है। यहां नोट लगा के लिखो, रक्त का धात्विक तत्व भी आयरन होता है। रक्त का धात्विक तत्व भी आयरन होता है। लाइन चेंज करके लिखो, Hb में उपस्थित आयरन की मदद से, Hb में उपस्थित आयरन की मदद से फेफड़ों की कुपिकाओं में, फेफड़ों की कुपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, फेफड़ों की कुपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। फेफड़ों की कुपिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, जिससे जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब यहां एक चीज देखो बच्चों, आपको एक शब्द मिल रहा है कुपिकाएं, क्या मिल रहा है, कुपिकाएं। अब आप ये सोचें
कि ये कुपिकाएं हैं क्या, कुपिकाएं है क्या। तो कुपिकाएं जो होती हैं वो क्या चीज है, तो आपके जो फेफड़े हैं, जैसे ये आपके फेफड़े हैं और इनके नीचे डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। इन फेफड़ों के अंदर ऐसे महीन नलिकाएं रहती हैं इस तरीके से। ऐसे, और इनको बोलते हैं कुपिकाएं। ये कुपिकाएं जो हैं ये फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, आपके लंग्स की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, कुपिकाएं होती हैं। तो आप जो एयर लेंगे, आपने जो ऑक्सीजन ली है, वो सारी की सारी इन कुपिकाओं में जाकर क्या हो जाएगी, पैक हो जाएगी, है ना, इन कुपिकाओं में भरी जाएगी। और यहां पर रक्त वाहिनियां पहुंचेंगी और उनके रक्त वाहिनियों में जो एचबी होगा वो एचबी उस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़े लेगा। अब यहां से यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन और किया जा सकता है कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, तो आप कहेंगे कुपिकाओं से। कैसे, कि आपने जो ऑक्सीजन ली वो पहले कहां गई, कुपिकाओं में, और कुपिकाओं से फिर वो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गई, हीमोग्लोबिन के साथ, और पहुंच गई आपके हर अंग में, पहुंच गई आपकी हर कोशिका में। अब जैसे ही ऑक्सीजन वहां जाएगी तो जाकर वो वहां चालू करेगी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, और अंग में बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अरे बनेगी या नहीं। अब ये CO2 वापिस कहां आएगी, कुपिका में, है ना, रक्त के माध्यम से बाइकार्बोनेट के साथ जुड़कर, कार्बोक्सी अम्ल के साथ जुड़कर, कार्बेमिन के साथ जुड़कर वापिस कहां आएगी, ये फेफड़ों में। फिर फेफड़ों से इसे क्या निकाला जाएगा, बाहर। अब फेफड़ों के अंदर ये आई कहां थी, कुपिका में। पहले कुपिका में क्या आई थी, ऑक्सीजन, जो रक्त के माध्यम से कहां पहुंची, अंगों में। फिर अंगों में चला आपका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर, उससे क्या बनी, CO2। वो CO2 वापिस कहां आ रही है, कुपिका में। फिर कुपिका की से वो वापस रिवर्स बॉडी से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो यानी गैस का जो एक्सचेंज हुआ, O2 इधर जा रही है और CO2 वापिस से निकल रही है। वो कहां से निकली, कुपिकाओं से, है ना। तो गैसों का आदान प्रदान होता कहां से है, कुपिकाओं से, है ना। इसलिए कुपिकाओं को फेफड़ों की क्या बोलते हैं, संरचनात्मक एवं, तो नोट लगा के लिखो, कुपिकाएं, कुपिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। कुपिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं तथा इन्हीं कुपिकाओं से, तथा इन्हीं कुपिकाओं से गैसों का आदान प्रदान होता है। इन्हीं कुपिकाओं से गैसों का आदान प्रदान होता है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि गैसों का आदान प्रदान कहां से होगा, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कुपिकाओं से। और कुपिकाएं कहां हैं, फेफड़ों में, है ना, जहां ऑक्सीजन भी जा रही है और बॉडी में बनी हुई CO2 भी आ रही है। फिर उस CO2 को रिवर्स बॉडी से क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, है ना। रेस्पिरेशन आपके LDC में टॉपिक नहीं है, लेकिन ब्लड के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, इसलिए यहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। आपको ध्यान होना चाहिए। साइंस देखो इतना इजी विषय होता है, यदि आप चीजों को समझें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, तो आप 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए, यदि आपके कंसेप्ट क्या है, क्लियर है।
आप हर चीज, हर शब्द का महत्व समझते हैं, क्योंकि साइंस है ही क्या, जिसका कारण बताया जा सके, रीजन बताया जा सके कि कौन सी चीज कैसे हुई, क्यों हुई और उसके परिणाम क्या होंगे। ये सारी जानकारी आपको साइंस से मिलती है ना। और इसलिए इसको आसानी से समझा जा सकता है। साइंस में जो भी लिखा है ना, आपके विज्ञान में जो भी छपा है, उसका रीजन है, उसका कारण है ना। और जिसका कारण है उसे आराम से समझा जा सकता है। आपको बस उस कारण को ही जानना है, समझ रहे कि कौन सी चीज क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और यदि ये होगी तो इसका परिणाम है क्या होगा, या इसका फायदा क्या होगा, या इसका नुकसान है क्या होगा। बात समझ आई क्या मेरी। इसलिए टॉपिक को पूरा बोर्ड के साथ कनेक्ट करके रखें और पीछे से चीजें पढ़ी हुई रहनी चाहिए, वरना फिर आपके समझ नहीं आएंगी। तो अपन ने इतनी बात की, फिर लाइन चेंज करके लिखो। हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ जुड़ सकता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ जुड़ सकता है। कितने ऑक्सीजन अणुओं के साथ? 4 के साथ। और इस 4 को अंडरलाइन कर लो। और ये वाला बना लो। Hb+4O2 क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इससे होगा O2 का परिवहन। आपके रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। अरे होता है ना। और उस लाल रंग का कारण भी एच बी है। क्या है? एच बी है। एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन है। वो हीमोग्लोबिन इसलिए है क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन धातु है। कौन सी धातु है? आयरन। और आयरन का रंग कैसा होगा? लाल। तो आपके रक्त का रंग भी कैसा होगा? लाल। आरबीसी लाल होती है क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए उसे रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। अरे हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही तो है। हीमोग्लोबिन किस में है? इसलिए आरबीसी का रंग कैसा है? लाल है। तो रक्त का रंग या आरबीसी का रंग, उसके लाल होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है ना। तो यहां पर लाइन चेंज करके लिखो। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त व आरबीसी का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त व आरबीसी का रंग लाल होता है। इस कारण हीमोग्लोबिन को रक्त वर्णक कहा जाता है। इस कारण हीमोग्लोबिन को रक्त वर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त वर्णक। वर्णक किसे कहते हैं बच्चों? जो रंग दे, जिसकी वजह से रंग आता है, जो रंग प्रदान करता है, कलर प्रोवाइड करवाता है, उसे वर्णक या पिगमेंट बोला जाता है ना। अब अपने रक्त को रंग कौन प्रदान कर रहा है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या हुआ? रक्त वर्णक हुआ या नहीं? तो रक्त वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। फिर लाइन चेंज करके लिखो। यदि हीमोग्लोबिन, यदि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है, यदि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है, तब तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तब
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो एक, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो एक विषाक्त यौगिक होता है, जो एक विषाक्त यौगिक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, वह व्यक्ति की दम घुटकर मृत्यु हो जाती है, वह व्यक्ति की दम घुटकर मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। यही कारण है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। क्वेश्चन किया जाए ना, बंद कमरे में अंगीठी क्यों नहीं जलानी चाहिए, तो आंसर क्या दोगे कि वहां कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और व्यक्ति की दम घुटकर क्या होगी, मृत्यु होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइट जाने के बाद चिमनी से पढ़े, खुद की चिमनी चल जाएगी, अपन को लाइट में ही पढ़ लेना है, अंगीठी चिमनी ऐसे कुछ जलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपने वहां सीओ बनाया तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा और किससे जुड़ेगा, सीओ के साथ। नोट लगा के लिखो, हीमोग्लोबिन की सीओ के साथ जुड़ने की क्षमता, हीमोग्लोबिन की सीओ के साथ जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से, सीओ के साथ जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से 230 गुना ज्यादा होती है। हीमोग्लोबिन की सीओ के साथ जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से 230 गुना ज्यादा होती है। कितनी गुना, 230 गुना। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ना पसंद करता है, सीओ के साथ, और आपको सीओ से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि सीओ दिखते ही ये बेवफा है, ऑक्सीजन को छोड़ देगा और किससे जुड़ जाएगा, सीओ से, है ना, और जुड़कर आपकी फाइल ही बंद कर देगा, फिर पता चले कि आज क्लास में नहीं आया या नहीं आई, क्यों, क्या बन गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इतनी बात समझ में आई, ये बना लो आप, Hb प्लस सीओ क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपके पास शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए ताकि आप थ्योरी को कंसेप्ट के साथ तैयार कर सके। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, एक विषाक्त यौगिक। नेक्स्ट अगला लिखो, यदि हीमोग्लोबिन ओजोन के साथ जुड़ता है, यदि हीमोग्लोबिन ओजोन के साथ जुड़ता है, तब मेथ हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। यदि हीमोग्लोबिन ओजोन के साथ जुड़ता है, तब मेथ हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मेथ हीमोग्लोबिन। और क्या मेथ हीमोग्लोबिन बनेगा तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा क्या, ऑक्सीजन का परिवहन सिर्फ एक ही रूप में होता है, जब बने ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि आपको ये लाइन लिखवाई है या नहीं, ऑक्सीजन के साथ जुड़े ना हीमोग्लोबिन, तभी आपकी O2 का क्या होगा, परिवहन होगा। तो मेथ हीमोग्लोबिन के रूप में भी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में भी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता, सिर्फ किस रूप में होता है,
अब आपसे कहे O2 का परिवहन होता कैसे है, तो 99% Hb से और 1% रक्त प्लाज्मा से। ठीक है, तो लिखो नोट लगा के, नोट ऑक्सीजन का परिवहन, और डैश लगा के लिख दो ऑक्सीजन का परिवहन, डैश लगा के लिखो 99%, 99% Hb द्वारा, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन, 99% हीमोग्लोबिन द्वारा और 1% रक्त प्लाज्मा, 99% Hb द्वारा, अरे Hb किसको बोल रहा हूं मैं, और 1% रक्त प्लाज्मा। रक्त में एक भाग पढ़ाया था आपको, कौन सा, प्लाज्मा वाला। तो जो O2 का परिवहन होगा, O2 का परिवहन होगा वो किस रूप में होगा, तो 99% तो Hb से और 1% रक्त प्लाज्मा से। अब Hb से होगा तो इसका मतलब Hb O2 से जुड़ेगा, और Hb O2 से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतनी बात क्लियर। तो अब अपन बाकी बात करेंगे कल।